हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल अंकित क्लासेस में। दोस्तों, मैं आ चुका हूं हमारी क्लास 10 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट 2 में। दोस्तों, बेसिकली पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे हमारे इंडिया के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े थे, क्या क्या इम्पैक्ट थे। और उस टाइम पे हमारे इंडिया पे आपको जैसे पता ही है कि ब्रिटिशर्स का राज था। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही है कि सत्याग्रह जो है वो हमारे महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन ने इंट्रोड्यूस किया था। सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने हमारी इंडिया में चलाया था, लेकिन इससे पहले उन्होंने ये मूवमेंट साउथ अफ्रीका में भी चलाया था। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे महात्मा गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी, वो हमारे यहाँ वो साउथ अफ्रीका में वकालत की पढ़ाई करने गए थे। ठीक है, तो उन्होंने वहां पर भी स्वराज मूवमेंट या फिर कह सकते हैं हम सत्याग्रह का मूवमेंट उन्होंने वहां पे भी चलाया था। ठीक है, उसके बाद जब 1815 में महात्मा गांधी जब हमारे इंडिया में आते हैं, तब वो देखते हैं हमारी इंडिया की क्या क्या हालत रही होती है उस टाइम में। हमारी इंडिया से रिसोर्सेज लिए जा रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से हमारे से टैक्सेस भी लिए जा रहे हैं। अब की हमारी फसलें बर्बाद हो जा रही है। ठीक है, तो चीज यहाँ पे यही होती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो सत्याग्रह का आइडिया लोगों के अंदर जागरूक करने की कोशिश करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सत्याग्रह है क्या असल में। दोस्तों, सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब आस्किंग फॉर ट्रूथ। सत्य को पूछना, सत्य को जानना ही सत्याग्रह है। ठीक है, तो चीज इसको अगर एक और तरीके से हम समझे सत्याग्रह को, एक आसान तरीके से, सत्याग्रह का मतलब होता है कि मतलब हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि आप सपोज आपके फादर की जमीन को कोई छीन रहा है, आपके फादर की जमीन कोई छीन रहा है, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे? आपका क्या एक्शन रहेगा? ठीक है, सबसे पहले आप उस बंदे से पूछने जाएंगे कि जिसने आपके फादर की जमीन ली है कि आप ये जमीन क्यों ले रहे हो, जबकि हमारे पास तो सारे के सारे पेपर्स है, ये जमीन तो हमारे नाम पर है। तो आपने तो यहां से उससे सच पूछा ना। दोस्तों, इसका सत्याग्रह का मतलब भी यही है, सत्य के लिए आग्रह करना, वो भी विदाउट नॉन वायलेंस। ठीक है, मतलब वायलेंस के मतलब विदाउट वायलेंस। ठीक है, चीज यहीं पर सिंपल होती है। ये सत्याग्रह का आइडिया महात्मा गांधी ने 1815 में दिया था। उसके बाद वो बहुत सारी जगहों में गए थे। जैसे लाइक सबसे पहले वो गए थे हमारे चंपारण बिहार में। ठीक है, जहां पे मतलब इंडिगो फार्मर्स की फसलें बर्बाद हो रही थी। उन्होंने उनसे जबरदस्ती इंडिगो पैदा करवाई जा रही थी, उनसे जबरदस्ती इंडिगो उगवाई जा रही थी। तो आप सोच रहे होंगे कि इंडिगो है क्या। दोस्तों, एक बार रिकॉल कीजिएगा, आपने 8th क्लास में भी इंडिगो के बारे में पढ़ा है और 9th क्लास में भी आपने इंडिगो के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आपको एक और बार मैं समझाता हूं। इंडिगो दोस्तों एक पौधा होता है जिसे हम कहते हैं नील। ठीक है, तो जो नील होता है वो हम जैसे कपड़ों में जो नील डालते नहीं है कपड़ों को सफेद करने के लिए, वो चीज उसे वही चीज होती है इंडिगो हमारी। ठीक है, तो इंडिगो एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर किसी जमीन में उगाया गया तो वो क्या करता है, पूरी की पूरी जमीन की फर्टिलिटी को चूस लेता है। ठीक है, मतलब वो जमीन बंजर बन जाती है जब इंडिगो उसमें उग जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर और कोई क्रॉप हम उगा नहीं सकते, और कोई फसल हम उसके ऊपर उगा नहीं सकते। आपको चीज समझ में आ रही है? तो दोस्तों, इसीलिए ही हमारे मतलब चंपारण के फार्मर्स ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था, इसके खिलाफ विरोध किया था कि उनके रोजी रोटी के लिए तो उनके पास कुछ जमीन ही रहा है। अगर एक फार्मर चावल उगा रहा है तो उसका कुछ प्रतिशत वो बाहर बेच रहा है, बाकी कुछ वो खा रहा है खुद। ठीक है, चीज समझ में आया आपको दोस्तों? यहाँ पे सिंपल यही बात है। तो सबसे पहले सत्याग्रह का मूवमेंट 1815 में चंपारण बिहार में शुरू हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी वहां से खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए थे गुजरात के, जहां पे मतलब कुछ मिल वर्कर्स, जहां पे कुछ मिल वर्कर्स थे, उनकी मदद करने के लिए उनके वहां पे भी सत्याग्रह का कैंपेन गांधी जी ने चलाया था हमारे। उसके बाद 1817 में गांधी जी हमारे अहमदाबाद में गए, गुजरात में। वहां पर भी उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स की सहायता की उन्होंने, और वहां पर भी उन्होंने सब लोगों ने आंदोलन किया और एक एक करके सत्याग्रह के मूवमेंट में जुड़ते गए सारे। ठीक है, तो सत्याग्रह का मूवमेंट यहाँ पे सिंपल है कि नॉन वायलेंस के एक सत्याग्रही, मतलब सत्याग्रह के मूवमेंट में जुड़ने वाला जो बंदा है, वो एक सत्याग्रही तभी बन सकता है जब वो उसके मन में ना किसी के प्रति द्वेष हो। ठीक है, बस उसके मन में सत्य की एक इच्छा हो, सत्य को जानने की एक इच्छा हो, एक प्रबल इच्छा हो। ठीक है, वो जानना चाहता है कि क्यों हम पे इतने सारे जुल्म ढाए जा रहे हैं।
इसलिए हम कैसे, इसलिए इसी कहते हैं सत्याग्रह का मूवमेंट। दोस्तों आपका सत्याग्रह का मूवमेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद 1919 में आपको पता ही है कि 1919 में बहुत ही ज्यादा एक तरफ से देखा कह सकते हैं कि हम एक हमारे लिए एक बहुत ज्यादा भावुक मूवमेंट हुआ था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जलियांवाला बाग मैसाकर, हत्याकांड जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, रॉल्ट एक्ट पास कर दिया था। रॉल्ट एक्ट के थ्रू क्या था कि कोई भी मतलब एक तरफ से देखा जाए तो धारा 144 उस टाइम पे लागू कर दी गई थी। मतलब आप क्या कर सकते हो, मतलब ग्रुप में आप घूम नहीं सकते कहीं पर, ठीक है, आपको अकेले जाना पड़ेगा। और वहां पे मतलब एक तरह से मार्शल लॉ भी इम्पोज कर दिया गया था कि अगर आप कहीं पर भी ग्रुप बनाते हुए दिख गए या फिर सरकार के खिलाफ कोई साजिश या फिर षड्यंत्र रचते हुए दिख गए तो आपको सीधा जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उन्होंने यही सारी चीजें उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दी थी। तो उस टाइम पे क्या था, 13 अप्रैल 1919 का टाइम था। और 13 अप्रैल के दिन बैसाखी थी, हमारे सिखों का त्योहार होता है, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ था कि बहुत सारे सिख जलियांवाला बाग के ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग मतलब क्या करते हैं, मेला देखने आए थे, और कुछ लोग मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे, पीसफुली, वो भी बिना किसी वायलेंस के पीसफुली वो प्रदर्शन करने आए थे बस, ठीक है। लेकिन फिर जनरल डायर अपनी बटालियन के साथ आ जाते हैं और जलियांवाला बाग के ग्राउंड के जितने भी एंट्रेंस और एग्जिट होते हैं उन सबको बंद करके उन सबको ब्लॉक कर देते हैं। और फिर उन जितने भी लोग थे, 1000 के करीब इस ग्राउंड में लोग थे, और उन सबके ऊपर ओपन फायर वो लोग बोल देते हैं। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 के दिन हजारों के तादाद में लोग मार दिए गए थे ओपन फायर में। मतलब एक तरह से 4 मिनट तक गोली चली थी, अंधाधुंध गोली चली थी, जिसमें एक बच्चा, एक औरत, एक इंसान, एक बुजुर्ग, कोई भी नहीं बचा था। हर एक को मार दिया गया था। जनरल डायर इतने क्रूर थे कि उस दिन 13 अप्रैल 1919 के दिन जो ये सारी हत्याकांड हुए थे, उसके बाद वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए कि कोई भी अगर सड़क में बाहर निकलता हुआ दिखता है तो उस इंसान को वो अपनी नाक रगड़ते हुए, मतलब उस बंदे की नाक रगड़वा कर, जमीन पे रगड़वा कर घसीटते हुए ले जाते थे उसको। इतने स्ट्रिक्ट कानून उस टाइम पे उन्होंने बनाए थे। 13 अप्रैल 1919 के दिन का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके खिलाफ गांधी जी ने भी बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसके तहत गांधी जी को हमारे क्या कहते हैं अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद वो जो मूवमेंट चला रहे थे, वो जो आंदोलन कर रहे थे, उसने एक अचानक से ही एक वायलेंट रूप ले लिया, एक एग्रेसिव रूप ले लिया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने गांधी जी के साथ में हक में आकर मारपीट करना शुरू कर दिया था, मारकाट करना शुरू कर दिया था, जिससे क्या हुआ था कि मतलब बहुत सारे लोग मारे गए थे। उनके मतलब जो गांधी जी के सपोर्टर्स थे उनमें से भी कई सारे लोग मारे गए थे। एक तरह से क्या कह सकते हैं कि हम जो 1919 का जो पीरियड था वो एक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव, एरोगेंट और बहुत ज्यादा खतरनाक पीरियड था। उस पीरियड में ना जाने कितने ही लोग मर चुके हैं, कितनी ही औरतें विधवा हो चुकी है, कितने ही बच्चे अनाथ हो चुके हैं उस मूवमेंट के टाइम पे। तो दोस्तों वीडियो इतनी ही सी थी, ठीक है। वीडियो में छोटी इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियरली आपको चीज समझ में आए। मैं ज्यादा टॉपिक को एक वीडियो में ही कवर नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में समझाया था, और अभी मैंने आपको समझाया रॉल्ट एक्ट के बारे में, जो कि 13 अप्रैल 1919 के में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो को छोटी रखी है ताकि आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज आपको माइंड में बैठ जाए, आपके दिमाग में क्लियर हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम अपने डिस्कस करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।